का वीडियो लेक्चर नंबर 1 होगा और यहाँ से प्राचीन भारत और उसके इतिहास स्रोत और करते करते हम लोग आधुनिक भारत और आज के इंडिया तक जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले शुरू करते हैं हम प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन सब इतिहास की जानकारियाँ हमें मिली कहाँ से। तो सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें मिली अपने भारत के पुराने ग्रंथों से, इतिहासकारों ने जो लिखा उन किताबों से, पुरातत्व साक्ष्यों से और बहुत सी तमाम चीज़ों से। तो चूंकि भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं तो हम समझ लेते हैं भारत नाम कहाँ से आया। तो भारत का नाम हमें पुराणों से पता चला और पुराणों और महाकाव्यों में भारत को भारतवर्ष के नाम से बुलाया गया है। भारतवर्ष यानी भारत का देश, और भारत यानी भरत का देश इसलिए, एक तो वायु पुराण है जिसमें राजा दुष्यंत और शायद उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा, ऐसा कहा गया है। बाकी पुराणों में भरत का देश कहा गया है डायरेक्ट, और इसे भारती की संतान भी कहा गया है। तो कुल मिला के आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु पुराण से भारत का नाम किस संदर्भ में लिया गया है, तो आप बता सकते हैं। दूसरा नाम इंडिया, तो इंडिया नाम यूनानियों ने दिया है और हिंदुस्तान नाम जो है मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया है, क्योंकि मुस्लिम इतिहासकार भारत को सिंधु नदी के कारण जो है सिंधुस्तान बोलना चाहते थे, लेकिन ह शब्द का उच्चारण उनके मुंह से हुआ और उन्होंने हिंदुस्तान बोल दिया। खैर, ये तो बातें थी इतिहास की कि भारत नाम कैसे पड़ा। अब हम देखेंगे भारत के इतिहास को हम पढ़ेंगे कैसे। तो भारत के इतिहास को हम धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों की सहायता से पढ़ेंगे। तो कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ होंगे? तो धार्मिक ग्रंथों में पुराण होंगे और धार्मिक ग्रंथों में जो है वेद होंगे, इन सब चीज़ें। साथ में ऐतिहासिक ग्रंथ, देखिए धार्मिक ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ऋग्वेद का, अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ में है कौटिल्य की जो है चाणक्य नीति, जिसे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के नाम से जाना जाता है, और भी तमाम तरह के ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौटिल्य अन्य किस किस नाम से जाने जाते हैं। एक्चुअली ये राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले ही कौटिल्य थे, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य था। साथ में हम विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे, जैसे हेनसान, फाहियान और मार्को पोलो, ये सब इब्न बतूता इत्यादि लोगों के बारे में देखेंगे। पुरातत्व साक्ष्य में देखेंगे जो पुराने पत्थर मिले हैं, स्क्रिप्चर मिले हैं, पिलर्स मिले हैं, सिक्के मिले हैं, तो उन सब के साथ हम देखेंगे भारत के इतिहास को। तो धार्मिक ग्रंथों में हम वेदों में के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। एक्चुअली हम क्या पढ़ेंगे, इन्हीं से हमें मिला है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इन्हीं सारे जो है पुराणों से, साहित्य ग्रंथों से, धार्मिक ग्रंथों से ही इतिहास की जानकारी मिली है, ठीक है। वेदांग, उपनिषद, स्मृति में एक मनु स्मृति बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है और इसका काफ़ी ज़्यादा जो है खंडन भी किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा समर्थन भी किया जाता है, वो अलग बात रहेगा। धर्मसूत्र, अरण्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, सबसे ज़्यादा जो है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से जो है इतिहासकारों ने लिया है। कारण ये है कि नवीनतम है ये, ठीक है। बाकी ऐतिहासिक ग्रंथों में तो अर्थशास्त्र की जो है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा रचना किया गया है, वही कौटिल्य जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है, और एक और नाम मैंने आप लोग को बताया था, बताइएगा, ठीक है। और राजतरंगिणी पुस्तक ये कल्हड़ के द्वारा रचित है। ये सब पुस्तक और उनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। चचनामा बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, ये अली अहमद के द्वारा रचित पुस्तक है। चचनामा से ही पता चलेगा किस तरह से पहली बार 700 ईस्वी के आसपास जो है 712 ईस्वी के आसपास किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने पहली मुस्लिम जो है भारत में आके और जो है भारत में एक थोड़ा सा युद्ध टाइप का किया और मुस्लिम के शुरुआत कर दी, ठीक है। और इसी चचनामा में देखिए एक गुजरात के राजा हैं जिनका नाम राजा दाहिर रहेगा, है ना। और राजा दाहिर की जो है पत्नी की हत्या कर देता है मोहम्मद बिन कासिम, और उनकी 2 बेटियों को किडनैप कर ले जाता है। बड़ी लंबी कहानी है और बहुत अच्छी पुस्तक है, इसके बारे में देखिएगा। अगला पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि ने रचना किया था, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गार्गी संहिता कात्यायन द्वारा रचित। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित, वही पतंजलि जिनके नाम पर आज बाबा रामदेव बड़े से बड़े बिजनेस कर रहे हैं। तो वेदों की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे पुराने हैं
सबसे ऑथेंटिकल हैं। इनके रचनाकार का नाम नहीं मालूम है, लेकिन संकलनकर्ता का नाम मालूम है, जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कहे जाते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद, सबसे नवीनतम। और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद एक्चुअली में हमारे इतिहास का सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकल स्रोत भी माना गया है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी सामवेद है, जिसमें जो है गाने होने से संबंधित चीज़ें हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद और अथर्ववेद, सबसे नवीनतम वेद जो है ये अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इन ऋचाओं में 250 ऋचाएँ इंद्रदेव को समर्पित, 200 ऋचाएँ अग्निदेव को समर्पित, और पढ़े जाने वाले जो ऋग्वेद को पढ़ा जाता है ऋषि, जो ऋषि ऋग्वेद को पढ़ता है उसे बोलते हैं होत्री, ठीक है, उसे बोलते हैं होत्री। और इससे क्या जानकारियाँ मिलती हैं, तो पहली बात, भारत में कहा जाता है भारत आर्यों का देश था और उत्तर भारत में मुख्य रूप से आर्य लोग रहते हैं, द्रविड़ लोग दक्षिण भारत में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कई लोग इसका खंडन करते हैं कि समस्त भारत के निवासी एक ही परिवार के आते हैं। तो इससे आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में पता चलता है। और विश्वामित्र द्वारा रचित जो तीसरा मंडल है, इसी में गायत्री मंत्र का वर्णन भी मिलता है, इसी में गायत्री मंत्र का भी वर्णन मिलता है। और पूछा गया है प्रश्न कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र, ठीक है। अब ये जो 8वां मंडल है ऋग्वेद का, ये ऋग्वेद का 8वां मंडल जो है ये हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन करता है, हस्तलिखित, जिसे खिल बोलते हैं। 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल, इसी में पहली बार चतुष्वर्ण समाज की बात की गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और यहीं से 10वां मंडल एक्चुअली नवीनतम मंडल भी है ऋग्वेद का, ठीक है। अब ये भी हमने बताया 10 मंडल जो है होते हैं, तो 10वां मंडल नवीनतम मंडल है और इसी में पहली बार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात की गई। लेकिन ये जो बात की गई थी ये कर्म के आधार पर की गई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में, यानी वेद का जब समझ लीजिए लास्ट टाइम था, तब तक इसे जाति व्यवस्था बना दिया गया था, ठीक है। तो ये धर्म सूत्र जहाँ पर इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या क्या करेंगे। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए हम ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से ज़्यादा शतपथ ब्राह्मण को जो है पढ़ा गया है। सामवेद के बारे में बात करते हैं। तो सामवेद जो है ये गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। बेसिकली भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहते हैं। देखिए सामवेद की पुस्तक, ये ऋषि हैं जो है पढ़ रहे हैं, इसमें सब गाने बजाने वाली चीज़ें हैं। इसके पाठकर्ता को बोलते हैं उद्दात्री, उद्रात्री, ठीक है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांडों और नियमों का संकलन है, मतलब पूजा पाठ कैसे कराना है, शादी विवाह कैसे करना है, मुंडन, जनेऊ इत्यादि जो है कर्मकांड, उसके बारे में यजुर्वेद में मंत्र आदि है। और इसके पाठ्यकर्ता को बोलते हैं अर्धवायु, ठीक है। और इसकी विशेषता है, पूछा गया प्रश्न है कि यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य पद्य यानी जो है कहानी के रूप में भी है और पद्य यानी गाए जा सकने के भी रूप में है। अगला है अथर्ववेद, नवीनतम वेद है, सबसे अंत में रचित वेद है। सीक्वेंस पूछा जाए तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और अंत में अथर्ववेद, जिसको अथर्वा ऋषि ने रचना किया था। क्योंकि नवीनतम है तो इसके रचनाकार भी मालूम है, ठीक है। तो अथर्वा वेद ऋषि ने इसका रचना किया था। इसमें क्या है, तो इसमें रोग निवारण चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह इत्यादि के बारे में लिखा हुआ है। सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास इत्यादियों के बारे में भी अथर्ववेद में लिखा है। एक अथर्ववेद में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है जो पूछा गया है कि सभा और समिति, ये प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में ही बताया गया है। मतलब आज के समय में जो हम लोग ग्राम सभा पढ़ते हैं और स्थानीय स्वशासन पढ़ते हैं, उसके बारे में बताया गया है अथर्ववेद में ही कि किस तरह से सभा और समिति जो होती है किसी गांव में किसी स्थानीय स्वशासन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में है। इसमें अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है।
अब देखिए किस संदर्भ में की गई है। अगर डायरेक्ट आप पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे ये तो अथर्ववेद अपने जो है धर्म का विरोध है। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, जब वैदिक साहित्य का अंत चल रहा था बेसिकली, मतलब कहा जाता है ना कि पहले जो है भगवान के सब लोग भगवान का बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। धीरे धीरे कलयुग आया और जैसे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के बाद कलयुग जब आया तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है शराब, जुआ इत्यादि करने जो है खेल वगैरह के अपने आप को बर्बाद किया। उसी में एक था कन्या, मतलब वैश्यावृत्ति इत्यादि से जोड़ा गया कि किस तरह से एक इंसान को कन्याएं जो हैं उनके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ कहा गया। बेसिकली कन्या की निंदा नहीं की गई है, ठीक है, लेकिन अलग चीज़ें हैं। पुराण सबसे ज़्यादा क्रमबद्ध तरीके से अगर इतिहास कहीं भी आज तक लिखा है तो वो लिखा है पुराणों में, और भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा एक क्रमबद्ध विवरण है। मतलब अगर आप पुराने पुराणों से उठाएंगे तो किस तरह से लिखा है, जैसे आप पढ़ेंगे मत्स्य पुराण, ठीक है, कि सबसे पहले मछली जो है भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया। और अगर आप डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे और साइंस विज्ञान की बात करेंगे तो सबसे पहले जो जीव जन्म लिया वो वैसा जीव था जो सिर्फ पानी में रह सकता था। ठीक है, तो उसी के बाद मत्स्य पुराण, फिर कई पुराण आएंगे, अभी आपको बताएंगे। तो उन सब में क्या बताया गया, पहले पानी में रहने वाला जीव आया, फिर ऐसा जीव आया जैसे कछुआ आया जो पानी में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, फिर ऐसा आया जो जानवर जैसे था, ठीक है, नरसिंह अवतार, और करके भगवान विष्णु के जो अवतारों के बारे में बताया गया है बहुत अच्छे क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है। तो इतिहास जानने के लिए पुराणों का जो सबसे ज़्यादा जो है क्रमबद्ध तरीके का विवरण माना गया है। तो पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोम, हर्ष और उनके पुत्र उगरश्रवा को जाता है। एक्चुअली पुराण तो कई हैं, ठीक है, तो शुरुआती पुराणों के जो है रचयिता इन्हीं को माना गया है। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं। पुराणों के पाठ करने वाले व्यक्ति को कहते हैं पुजारी। स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं है, लेकिन सुन सकते हैं। ऐसा पुराणों के जो मतलब नियम वगैरह बनाए गए हैं वो तो अलग बनाए गए हैं, हालांकि पुराणों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। ठीक है, ये लिखा गया है। पुराणों की संख्या है 18 और इसमें प्रमुख पुराण है मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीनतम पुराण है। इसे सातवाहन वंश के समय का जो है थोड़ा माना जाता है। ठीक है, और विष्णु पुराण ये मौर्य वंश से संबंधित, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित, ब्राह्मण पुराण पुरु वंश से संबंधित और भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित। ठीक है, आगे है ब्राह्मण पुराण। देखिए ब्राह्मण पुराण एक्चुअली ब्राह्मण ग्रंथ में बोलना चाह रहा था। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, देखिए यज्ञों और कर्म कांडों के विधान से संबंधित है ये ब्राह्मण ग्रंथ। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन, कौशितकीय ब्राह्मण इत्यादि हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा ऋग्वेद। इसी तरह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण, स से शुक्ल स से शतपथ, तो ये ट्रिक बन गया और याद हो जाएगा। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है तैतरीय ब्राह्मण। सामवेद से संबंधित है पंचविंश या तांडव ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। ये क्वेश्चन पूछा गया है जैमिनीय ब्राह्मण किस वंश से संबंधित है, तो सामवेद किस वेद से संबंधित है, तो सामवेद से। और अंत में अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपथ ब्राह्मण जो है ये कई बार पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और देखिए यजुर्वेद को ही शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांट दिया गया है। और इसी शतपथ ब्राह्मण में लिखा है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, जो भगवान शिव शंकर ने भी अपने आप को अर्धांगिनी के रूप में पेश किया है। अन्य वैदिक साहित्यों के रूप में अगर हम बात करें तो एक मैत्रेयनी है, ये भी वैदिक साहित्य है और इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई दशा स्थिति बताई गई है। बेसिकली मतलब बताया गया समाज में स्थित स्त्रियों को बहुत चीज़ों में अधिकार नहीं था। हालांकि ऋग्वेद के टाइम पर स्त्रियों को लगभग पुरुष के समान अधिकार था। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते अथर्ववेद वगैरह में स्त्रियों की दशा थोड़ी दयनीय बताई गई। और मैत्रेयनी में स्त्रियों की सबसे
जो है खराब स्थिति बताई गई। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी जो है तीसरा मुख्य दोष बताया गया। मतलब अभी अभी हमने बताया जैसे राजा महाराजा क्या करते थे, जुआ खेलने लगते थे तो प्रजा को भूल जाते थे, शराब उसमें भी, और स्त्री के चक्कर में पड़ के भी भैया जो है मतलब विध्वंस कर देते थे समाज को, साम्राज्य को अपने। एक मनुस्मृति जिस पे काफी ज्यादा विवाद होता रहा है, ये एक्चुअली कहा जा सकता है कि कानून की पुस्तक थी जो हिंदू धर्म के कानून जैसे नियम कानून लिखे थे। तो सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, इस पर काफी विवाद भी होता है। शुंग काल के समय का ग्रंथ है और इसी मनुस्मृति में कुछ चीजें हैं जिसको सही से एक्सप्लेन किया गया है बाद में नारद स्मृति में। ठीक है, नारद स्मृति में। एक्चुअली कोई भी पुस्तक जो होती है उसको जब तक आप पूरी तरह से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसके बारे में चीज़ों को कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे हिंदू धर्म में 80% आदमी तो आज तक पूरी तरह से रामायण को भी नहीं पढ़ा है ढंग से। ठीक है, कहीं रामायण होता है तो जाके बैठ जाते हैं लेकिन समझा कोई नहीं है। तो जब तक हम इस चीज़ को पढ़े नहीं तब तक इसमें कंक्लूजन नहीं देना चाहिए। तो नारद स्मृति जो है ये गुप्त युग की जानकारी इससे मिलती है और नारद स्मृति में काफ़ी ज़्यादा मनुस्मृति की चीज़ों को जो है सही से समझाया गया है कि क्यों नियम बने हैं और इसके क्या कारण हैं। बौद्ध साहित्य, इतिहासकार काफ़ी ज़्यादा बौद्ध साहित्य को ऑथेंटिकल मानते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जातक, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में वर्णन है। त्रिपिटक एक ग्रंथ है जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक नामक 3 ग्रंथ आते हैं और यही तीनों मिल के बनते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक की भाषा है पाली। हीनयान, अब देखिए बौद्ध धर्म जो था वो बौद्ध धर्म ये बाद में बट गया था जो है 2 उसमें, जिसमें एक तो हो गया था हीनयान और एक हो गया था महायान। ठीक है, एक हो गया था महायान। अब आप देखेंगे जो हीनयान था वो ये लोग थे जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और महायान वो लोग थे जो मूर्ति पूजा करते थे। महायान बेसिकली हिंदू धर्म के ही, एक्चुअली हिंदू धर्म का ही पार्ट है बौद्ध धर्म, और उसी से कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम हीनयान को अपनाएंगे। आप देखेंगे आगे बौद्ध धर्म के 4 जो है मीटिंग हुए थे, उसी में कहा गया चतुर्थ मीटिंग में हीनयान और महायान में बट गए कुछ लोग, और कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। तो आज भी आप काफ़ी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को देखेंगे, जो काफ़ी लोग हैं जो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग हैं, काफ़ी लोग हैं जो साथ में मतलब हर चीज़ करते हैं, अलग अलग बातें हैं। अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, और इसमें प्रमुख साहित्य है भगवती सूत्र। इसमें स्वामी महावीर के जीवन कृत्यों के बारे में बताया गया है। कल्प सूत्र, इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी है। इसके 12 अंग हैं। ये जैन धर्म का समझ लीजिए प्रतीक चिन्ह है, और ये महावीर स्वामी का जो है चित्रण है। अब कुछ अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ को देखेंगे तो अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ में है जैसे अर्थशास्त्र, जिसके रचनाकार हैं चाणक्य। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में रहा करते थे, और मौर्य वंश की स्थापना जब हुई है तो उसमें इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ये अर्थशास्त्र पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र को आप इकोनॉमिक्स से मत कंपेयर कर लीजिएगा, एक्चुअली ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ये मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसमें 15 अधिकरण है, मतलब 15 पार्ट है, और 180 जो है इसके चैप्टर है, प्रकरण है। इसकी भाषा संस्कृत है। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और एक और पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जिसको कल्हड़ ने लिखा है, संस्कृत में लिखा गया है, और इसी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अभी द कश्मीर फाइल से मूवी रिलीज हुई थी तो उसमें राजतरंगिणी के बारे में बोला गया था शायद। देखिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास जो है वो संस्कृत साहित्य में ही किया गया था, इसी राजतरंगिणी में। ठीक, अगला है चचनामा। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, आक्रमण किया था
भारत पे, और भारत में भी कहाँ पर, तो भारत में गुजरात पे, ठीक है। और गुजरात में एक राजा थे जिनका नाम था राजा दाहिर। तो राजा दाहिर की कहानी आप पढ़ेंगे, इसी में आपको पहली बार जो है सती नहीं कह सकते उसे एक्चुअली, मतलब जो महिलाएं थी अपने आप को अग्नि में जो है दाह कर देती थी, उसका भी थोड़ा प्रमाण मिलेगा, ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम आया था, ये राजा दाहिर से लड़ाई करता है, राजा दाहिर को हरा देता है और उसके बाद उनकी पत्नी को मार देता है, एक पत्नी को किडनैप कर लेता है और दोनों बेटियों को किडनैप करके ले जाता है अपने साथ जो है अपने देश जहाँ से आया था। तो चचनामा पुस्तक में ही ये सब कहानी लिखा है और अली अहमद इसके रचनाकार हैं। अरबों की सिंध पर विजय की कहानी है, साथ में ये फारसी भाषा में है, पर्शियन लैंग्वेज में है। एक अष्टाध्यायी है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। संस्कृत व्याकरण का ये प्रथम ग्रंथ है, मतलब इसमें संस्कृत पढ़ने और उसके जो है नियम कानून के बारे में बताया गया है। मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है इसी अष्टाध्यायी से, जो पाणिनि द्वारा रचित है। एक गार्गी संहिता है जिसकी रचना कात्यायन ने की थी, ये ज्योतिषी से संबंधित पुस्तक है। और भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, यवन यानी ग्रीक आक्रमण की जानकारी इसी से मिलती है। महाभाष्य है, महाभाष्य जिसकी जो है रचना पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि ने की थी। यही पतंजलि जिनके नाम पर आज बाबा रामदेव काफ़ी जो है बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। तो पतंजलि जो हैं उन्होंने लिखी थी महाभाष्य, और ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। पुष्यमित्र शुंग, आगे आप शुंग वंश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये देखिए महाभाष्य पुस्तक का एक वो है, ठीक है। अगला है कुछ महत्वपूर्ण रोमन लेखक जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें महत्वपूर्ण हैं टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, ठीक है। टेसियस कौन थे? ये ईरानी राजवैद्य थे और भारत के संबंध में इनका विवरण जो है बहुत आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण था, इसलिए इतिहासकारों ने इनके लेखन को उतना ज़्यादा नहीं माना। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईरानी राजवैद्य कौन था जो भारत के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाया, तो उसका नाम था टेसियस। और हेरोडोटस ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम ही हिस्टोरिका था और इसी से इतिहास शब्द समझ लीजिए आगे पूरे विश्व में प्रचलित हुआ। मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सब एग्जाम में पूछे हुए हैं लगभग। तो मेगास्थनीज कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर जो है ये जो कहा जाता है पूरे विश्व विजेता, उसको क्या कहा जाता है? सिकंदर, सिकंदर का जो है वो था सेनापति। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस की पुत्री से विवाह कर लिया था और उसी संदर्भ में मेगास्थनीज भारत आया और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और यहाँ से संबंधित जानकारी को लेकर एक इंडिका नामक पुस्तक में इसने सारा विवरण प्रस्तुत किया। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कुछ महत्वपूर्ण अन्य नाम देखिए, डाइमेकस ये सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत था। ये क्वेश्चन बस डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डाइमेकस किसके दरबार में रहता था, तो ये एक्चुअली किससे संबंधित था? तो सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत था। डायोनिसियस कौन था? तो ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी कौन था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो टॉलमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखे थे, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और भारत में ज्योग्राफी के संबंध में इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी, इतिहास से भी संबंधित बहुत चीज़ें लिखी, पूछा गया है पुस्तक। प्लिनी कौन था? तो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे थे और भारतीय वनस्पति और जीवों से संबंधित इन्होंने काफ़ी जानकारी लिखी। ये भी पुस्तक पूछा गया है, सबकी फोटो लगी है। ये है प्लिनी, ये है टॉलमी, ये है डायोनिसियस और ये है डाइमेकस। डाई देखिए बाल डाई किए हुए हैं काला काला। चीनी लेखक कुछ महत्वपूर्ण आए थे, जैसे चीनी लेखक फाहियान और हिंद सांग, इसके बारे में सब लोग पढ़ते हैं। तो फाहियान कौन थे?
ये राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे फाहियान। इन्होंने पुस्तक एक लिखी थी जिसका नाम था फोगोजी। जानकारी इनके बारे में देखिए, इनकी पुस्तक से जानकारी मिलती है गुप्त काल की, विशेषकर मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है चीनी लेखक फाहियान की पुस्तक फोगोजी से। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया है इन्होंने, और पुस्तक में भारत के काफ़ी इतिहास के बारे में लिखा है। और एक सुंगयन थे, देखिए चीनी यात्रियों का सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो हम लोग तो मैक्सिमम अभी तक 2 ही पढ़ते थे, एक फाहियान एक हेनसांग, लेकिन इसमें फाहियान हेनसांग के बीच में एक सुयंगुन आए थे, सुयुंगन। ये 518 ईस्वी में भारत आए थे और अपने 3 वर्षों की यात्रा में इन्होंने बौद्ध धर्म में जो है काफ़ी जानकारियाँ एकत्रित की थी और उसके बारे में लिखे थे। तो ये दूसरे नंबर के हैं सुयुंगन और तीसरे नंबर के हैं हेनसांग। तो हेनसांग जो है, हा से हेनसांग और हा से हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ये जो है 629 एडी से 645 एडी के बीच में इनका यात्रा रहा और 15 वर्षों तक ये भारत में यात्रा किए। इन्होंने पुस्तक जो लिखी उसका नाम था CU की। ये पुस्तक बहुत कम पूछा गया है लेकिन पूछे जाने के चांसेस हैं। इन्होंने हर्षकालीन व्यवस्था का वर्णन किया है। इन्होंने 138 देशों का विवरण प्रस्तुत किया है इस पुस्तक में। अब देखिए विशेष बात क्या है, तो जो CU की पुस्तक है जिसको हेनसांग ने लिखा था, हर्षवर्धन के समय काल में आए थे, इन्होंने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया, मतलब पढ़ा भी और पढ़ाया भी। इनके समकालीन कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। ये पूछा गया प्रश्न है लगभग। देखिए ये हेनसांग है, इनकी शक्ल देख लीजिए, चाइना जैसे हैं भी, और इन्होंने पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम था CU की, और साथ में ये सुयुंगन है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा चीनी यात्री में पहले कौन आया, तो पहले आया फाहियान, फिर सुयुंगुन, फिर हेनसांग, और एक और लोग आए हैं जिनका नाम है इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग, ई और आधा ता सा में अंक की मात्रा होगा, ठीक है, इत्सिंग। तो ये 7वीं सदी के अंत में भारत में आए चीनी यात्री और एक अनुवादक थे। इनसे जानकारी मिलती है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। एक्चुअली भारत में जो है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर के माध्यम से प्रसिद्ध था पूरे विश्व में, जिसको बाद में जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ तो मोहम्मद गौरी के साथ 2 लोग आए थे। एक तो आए कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने शुरू कर दिया अपना दिल्ली सल्तनत, और एक बख्तियार खिलजी आया था शायद, जिसने जाके नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। अगर वो होता तो इतिहास के बारे में और भी जानकारियाँ मिलती। तो अगर सीक्वेंस पूछा जाएगा तो पहला व्यक्ति है फाहियान, फिर है सुयुंगन, फिर है हेनसांग और अंत में है इत्सिंग। तो चौथे नंबर का जो है चीनी यात्री है। अरबी लेखक में बहुत इंपॉर्टेंट, अरबी लेखक में एक है अल बरूनी, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे अल बरूनी, और आया था ये, और इसने पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद, जिसको तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है या भारत की खोज भी कहा जाता है। इससे भी भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। इसकी भाषा है पुस्तक की अरबी, और इसमें 80 चैप्टर हैं, चैप्टर भी पूछे जा सकते हैं। तो अल बरूनी ये बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया, और महमूद गजनबी वही व्यक्ति है जिसने भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है लूटपाट मचाया। देखिए इसके पुस्तक से जानकारी मिलती है भारत में धर्म की, दर्शन की, त्योहार, खगोल विज्ञान आदि के बारे में जानकारी मिलती है। साथ में समाज में तंत्र मंत्र इत्यादि के बारे में भी जानकारी मिलती है, और राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी अल बरून की पुस्तक किताब उल हिंद से मिलती है। इब्न बतूता, इस पर जो है गाना भी बना है। तो इब्न बतूता ये मोरक्को यात्री था, मोरक्को देश का यात्री था, लेखक भी था और ये खोजी भी था। मतलब मैं नए नए जगहों की खोज करता था, नए नए चीज़ों की खोज करता था। इसने पुस्तक लिखी है, उसका नाम है रिहला, या कई जगह रिहेला बोला जाता है। ये अरबी भाषा की पुस्तक है। 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों का वर्णन रिहेला पुस्तक से मिलता है। दिल्ली सल्तनत का भी जानकारी मिलता है। इन्हीं सब पुस्तकों से पता चलता है बख्तियार खिलजी ने किस तरह से नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इत्यादि को नष्ट किया।
1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बताया था। देखिए, जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो उसमें आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 तक ही शायद रहता है, और उसके बाद आ जाता है जो है इल्तुतमिश, और इसी सीक्वेंस में आते आते मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, तो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक जब आएगा तभी इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक न्यायाधीश बनाता है, दिल्ली का काजी। ठीक है। अन्य लेखक में एक है तारनाथ, और तारनाथ की पुस्तक जो है उसका नाम है तुयुंगुर या कुयुंगुर, ठीक है, सॉरी कंग्यूर या तंग्यूर। ये तिब्बती लेखक है, ठीक है, ये तिब्बती लेखक है। और एक मार्को पोलो जो है ये 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य में आए थे दक्षिण भारत में। इन्होंने पांड्य राज्य की इतिहास लिखी थी। देखिए, दक्षिण भारत में पांड्य राज्य यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पांड्य राज्य फैला था। चेर, चोल, पांड्य, ये सब आप अभी पढ़ोगे। ठीक है, ये हैं आपके मार्को पोलो, तीर धनुष वगैरह लेके आए थे। ठीक, पुरातत्व संबंधी स्रोतों के बारे में बात करेंगे तो अभिलेखों में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो पत्थर वगैरह पे लिखे गए थे, इसी तरह खंबे वगैरह पे लिखे गए थे, और इसी तरह सिक्के वगैरह से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये तिथि रहित अभिलेख है, इसे कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। इसी जो है अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। इसी तरह जूनागढ़ अभिलेख है, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इसका निर्माण रुद्र दामन ने कराया था, इससे भी बहुत इतिहास की जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख, इसका निर्माण गौतमी बलश्री ने कराया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने निर्माण कराया था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। मंदसौर अभिलेख, जिसका निर्माण मालवा नरेश यशोवर्मन ने कराया था। इस अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह ग्वालियर अभिलेख, जिसे प्रतिहार नरेश भोज ने निर्माण कराया था। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट, स्कंदगुप्त ने निर्माण कराया था और भारत पर होने वाले हुड़ों के आक्रमण के बारे में विवरण है। देवपाड़ा अभिलेख, जिसको बंगाल शासक विजय सेन ने निर्माण करवाया था। बेसनगर विदिशा गरुड़ अभिलेख होलियोडोरस ने निर्माण कराया था। भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण इसी वेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ अभिलेख से ही प्राप्त होता है। एरड़ अभिलेख, जिसका निर्माण भानुगुप्त ने कराया था। और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है, एरड़ अभिलेख से। और एशिया माइनर गोगा जकोई अभिलेख, जिसे वैदिक देवता, इसका निर्माण किसने कराया था नहीं जो है संदर्भित है, और इसे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाथ का उल्लेख इसी में मिलता है। सिक्के और अन्य, तो देखिए सिक्के हमें पता चलते हैं पुराने समय में क्या होता था, कोई मेटल की चीज़ होती थी, उसे गर्म चीज़ों से पीट पाट के एक आकार दे दिया जाता था और फिर किसी दूसरे हार्ड मेटल से उस पर एक छापा मार दिया जाता था। भाई एक ठंडा मेटल है और एक गर्म है, गर्म वाले पे छापा मार देते थे तो थोड़ा पिघले होने के कारण निशान पड़ जाता था, और इसीलिए से आहत सिक्के बोलते थे। आहत यानी ठापा मार दिया, ठीक है। तो प्राचीनतम सिक्के को कहते थे आहत अभिलेख, और ये धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित किया जाता था। कासा सर्स या पंचमार्क सिक्के भी इसे बोलते थे, पंचमार्क यानी मार्क बना के। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख का जो है ये काम का श्रेय जाता है यवन शासकों को, ग्रीक शासकों को। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्के उसके संगीत प्रेम होने का जो है वो करते हैं। मतलब समुद्रगुप्त, आगे आप गुप्त साम्राज्य में पढ़ेंगे तो पहली चीज भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसी को, और इसका जो चित्रण इसके सिक्के में वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है। अरिकमेडु ये पुदुचेरी के निकट है, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले भारत के संबंध जो हैं वर्मा यानी ये म्यांमार, जैसे भारत का आप लोग इस तरह से नक्शा जब देखेंगे
तो ये भारत में यहाँ पर अपना जो है म्यांमार है, वर्मा, ठीक है। ये तो ये जो म्यांमार वर्मा है, यहाँ से भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, ठीक है। मालया, कंबोडिया, जावा, ये सब इधर ही साइड है। मालया, कंबोडिया, जावा, ये देखिए भारत का ये जो है ईस्टर्न साइड है, जहाँ पर असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये देखिए म्यांमार हैं और ये सब थाईलैंड वगैरह, कंबोडिया वगैरह, यहाँ से भारत के सबसे ज़्यादा संबंध पहले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बन सकता है, भारत के सबसे पहले संबंध कहाँ से रहे हैं? तो मालया, जिसे म्यांमार कहा जाता था, कंबोडिया स्वर्णद्वीप कहा जाता था, जावा जिसे यवद्वीप कहा जाता था, यहाँ से इनके संबंध भारतीय लोगों के रहे हैं। अब देखिए इतिहास के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इतिहास तो जब शुरू करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से करेंगे, लेकिन एक्चुअली देख लेते हैं कि शुरू करेंगे तो एक प्राक ऐतिहासिक काल, मतलब अभी तो हमने पढ़ा कि इतिहास की जानकारी कहाँ से मिली, अब जानकारी से हम क्या क्या पता चला है। फिर पढ़ेंगे अद्यैतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल वो काल था जब हमें लेखन कला का नहीं मालूम था, यानी सिर्फ हम पूरी तरह से अंदाजा लगाएंगे। स्टोन एज, जहाँ पत्थरों से जो है औजार बनाए जाते थे, शिकार किए जाते थे, कंदमूल फल खाए जाते थे और जानवरों की तरह लोग जंगल में रहा करते थे। अद्यैतिहासिक काल में कि लेखन के कार्य तो थे, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और ऐतिहासिक काल जिसमें हम पठनीय और लेखनीय सबसे परिचित है, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत इत्यादि। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि अभी तो ये सब शॉर्टकट में निपटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए साक्ष्य क्या क्या है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ज्ञानी मानव था जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, इसका प्रवेश सबसे पहले धरती पर 30 या 40 हजार पूर्व हुआ। और सबसे प्राचीनतम भारत में मानव कपि का साक्ष्य मिलता है श्वेत गिबन का और असम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में मनुष्य का सबसे पहले प्रमाण मिलता है नर्मदा घाटी से, ठीक है। नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश से होकर जाती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसी तरह रॉबर्ट ब्रूस फुट ये भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किए थे, ठीक है। पुरापाषाण कालीन औजार यानी ऐसे समय के औजार जब लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे और उसके साक्ष्य भी नहीं उपलब्ध हैं। प्रथम पुरापाषाण कालीन कलाकृति जो मिली है वो पल्लवपुरम तमिलनाडु में मिली है। भारत का प्राचीनतम नगर जो है वो मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास में। फिर प्राक ऐतिहासिक काल, अभी हमने पढ़ा पुरापाषाण काल। देखिए अभी हमने जो पढ़ा वो था प्रागैतिहासिक काल और अद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसी में अब हम प्राग ऐतिहासिक काल को देखेंगे कैसे बांटा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण यानी पत्थर। तो पुरापाषाण काल इसमें मानव जो है आखेटक और संग्राहक होता था, यानी कुल मिला के देखिए इधर से आदि मानव जंगल में बंदर की तरह खाओ पियो मौज करो, ठीक। यहीं पर आग का आविष्कार हुआ था। फिर मध्यपाषाण काल के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। नवपाषाण काल जिसमें पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, स्थानीय निवास लोग करने लगे, पशुपालन, सबसे पहले कुत्ता जानने का जो कुत्ता पालने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इत्यादि के बारे में जानकारी हुआ। फिर कृषि और औजार ये हमें नवपाषाण काल में पता चले। तांबे का औजार भी नवपाषाण काल में ही पता चला। एक्चुअली नवपाषाण क्या, तांबे का औजार ताम्र युग हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। कुल्हाड़ी ये सबसे पहला औजार रहा है पूरे विश्व में। इसका साक्ष्य भारत से कहाँ मिला है? तमिलनाडु के अतिरपक्कम में, ठीक है, अतिरपक्कम में। प्रथम फसल भारत में जो है मिला वो गेहूं और जौ मिला। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में है। अन्य फसल क्या क्या मिले हैं? चावल, जिसका साक्ष्य मिला है कोल्डिहवा से, ये उत्तर प्रदेश में है। और बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृति और पूर्व हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी जो मिली है, मालवा, यहाँ से काला और लाल कलर के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बुर्ज होम से धूसर मिला है, यानी ग्रे कलर का
जोखे से लाल कलर की मिट्टी और बर्तन मिले हैं। दक्षिण नवपाषाण काल चमकीला धूसर मिला है। पूर्वी नवपाषाण काल भूरा लाल कलर का बर्तन इत्यादि मिले हैं। और जारवो संस्कृति जो है ये ताम्रपाषाण संस्कृति और इनाम गांव नामक बस्ती से पता चलता है। तो कुल मिला के आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो आप बताइएगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता से एकदम डीप लेक्चर शुरू होगा कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।